15 मार्च 2024 ये वो तारीख है जब रेलवे कॉलोनी में एक क्वार्टर है, उसके अंदर दो कत्ल को अंजाम दिया जाता है। देश में पहली बार ऐसा हुआ था जब एक वीडियोग्राफी की जाती है जिसमें फ्रिज खोलने के दौरान एक लाश बाहर आती है जिसे पॉलिथीन में पैक किया जाता है। उस पॉलिथीन को जब खोला जाता है तो पता लगता है कि उसके अंदर 8 साल के मासूम की लाश को बड़ी ही बेरहमी से मारकर छुपाया गया था। बगल में किचन में पिता की लाश भी पड़ी थी और जो कातिल हैं कोई और नहीं बल्कि उसी घर की बेटी है जिसकी उम्र 16 साल है। अब जो उसका जो बॉयफ्रेंड है जो 20 साल का है, जो उसके पड़ोस में रहता है, दोनों अब फरार हैं और पिछले लगभग 2 हफ्तों से पुलिस उनका पीछा कर रही है, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। पहले कहा गया कि वो आगरा भाग के गए हैं, फिर कहा गया वो पुणे जा सकते हैं, अब आखिरी लोकेशन कहा जा रहा है कि उनका विशाखापट्टनम ही है। अभी इतने शातिर कैसे हैं दोनों? देखिए, ज्यादा उम्र नहीं है, 16 साल की लड़की है, 20 साल का उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन कुछ इस तरीके से ही पुलिस को छका रहे हैं कि पुलिस भी समझ नहीं पा रही है कि इतने शातिर कैसे हैं। बड़े बड़े जो क्रिमिनल थे, जो शातिर क्रिमिनल थे, वो भी इनके सामने शर्मा जाएं। कुछ इस तरीके से इनकी फुल प्रूफ प्लानिंग है। आज डिकोडिंग क्राइम में हम बात करेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, जिसमें पिता और भाई की बारीक सी बारीक जानकारी भी सामने आ चुकी है। यहां तक कि ये बात भी सामने आई है कि शायद जब जो बेटा है, जो भाई है उस लड़की का, उस घर का, वो जिंदा था जब उसे फ्रिज में रखा गया। बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम में वो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कि किस तरीके से रात के अंधेरे में जो लड़की का बॉयफ्रेंड है जिसकी उम्र 20 साल है, वो ग्लव्स पहनकर रेलवे कॉलोनी में इधर उधर घूम रहा था। अब रात के अंधेरे में ग्लव्स पहन के उसका बॉयफ्रेंड क्यों घूम रहा था, क्या थी इसके पीछे की मिस्ट्री, आज डिकोडिंग क्राइम में आपको तफसील से बताएंगे। नाबालिग काव्या और महज 20 साल का बताया जा रहा है उसका बॉयफ्रेंड मुकुल, इन दोनों ने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, जिस तरीके से प्रोफेशनल क्रिमिनल किसी क्राइम को अंजाम देते हैं, ठीक उसी तरीके से एक संगीन अपराध को अंजाम दिया। और ये कहने वाले कोई मीडियाकर्मी, पुलिस, वो लोग ऐसा नहीं कह रहे, बल्कि जिन डॉक्टर्स ने जो लड़की है काव्या, उसके पिता और उसके भाई का पोस्टमार्टम किया, वो खुद सामने आकर ये कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि उस लड़की ने अपने भाई को जिंदा ही फ्रिज में रख दिया, साथ ही साथ अपने पिता का बेरहमी से कत्ल किया। क्योंकि जो पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट सामने आई है वो बेहद हैरान करने वाली है, वो हर किसी के होश उड़ा देने वाली है कि किस तरीके से एक बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने घर में इस तरीके से खूनी बवाल मचा सकती है, इस तरीके से एक संगीन अपराध को अंजाम दे सकती है। खुद डॉक्टर्स भी हैरान हैं और इसमें ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, बाकायदा, जैसे हॉलीवुड या आप साउथ की फिल्में देखते हैं, जिस तरीके से थ्रिलर मूवीज़ होती हैं, उसके अंदर जैसे दिखाया जाता है कि कोई एक्टर है या कोई क्रिमिनल है, वो कोई क्राइम करता है, किसी का कत्ल करता है, और उसके बाद कितनी आसानी से वो पुलिस के सामने नहीं आ पाता, पुलिस की नाको नाक वो फरार हो जाता है और बच जाता है और इतनी परफेक्ट प्लानिंग करता है। ठीक इसी तरीके से काव्या और मुकुल ने भी इस अपराध को अंजाम दिया। और ऐसे में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल जब डॉक्टर्स के पास दोनों लाशों को ले जाया गया, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, तो डॉक्टर्स ने बताया कि जब उनके पास वो दोनों लाशें, यानी कि जो पिता थे राजकुमार उनकी और जो भाई था तनिष्क उसकी जब लाश पहुंची, तो 24 घंटे पहले ही उन दोनों की मौत हो चुकी है, उनकी सांसें थम चुकी थी। साथ ही साथ ये भी पता चला है कि जो लड़की है उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके एक ही हथियार से अपने पिता और अपने भाई के सिर पर लगातार अटैक किया था। जैसे कि सुबह तड़के मुकुल सारी चीज़ें लेकर, गैस कटर लेकर, हाथों में दस्ताने लेकर और सारा सामान जो कत्ल के लिए उसे यूज़ करना था वो सारा सामान एक बैग में लेकर काव्या के घर पहुंचा था। और उस वक्त जब पिता जो राजकुमार थे वो किचन में खाना बना रहे होते हैं दोनों बच्चे के लिए, और तभी मुकुल पहुंचता है, काव्या भी साथ में जाती है और मुकुल सीधे सिर पर एक भारी चीज़ से अटैक कर देता है काव्या के पिता पर, और इसमें पूरा साथ देती है काव्या। तो वही भारी चीज़ जो सामान था, यानी जो हथियार था जो यूज़ किया गया था राजकुमार यानी कि काव्या के पिता पर अटैक करने के लिए, वही सेम हथियार यूज़ किया काव्या के भाई तनिष्क को मारने के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि पिता राजकुमार पर लगातार सिर पर 10 वार किए जाते हैं, जिससे उनकी सिर की हड्डी बुरी तरीके से टूट जाती है। और जब इसका पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि उनकी जो सिर की हड्डियां बहुत बारीक, बहुत महीन हो गई हैं, इस तरीके से अटैक किया गया और उसके बाद वो खून से लहूलुहान हो गए थे और फिर उनकी मौत हो गई। लेकिन ऐसे में भाई को लेकर जो चीज़ें पता लगती हैं वो तो और ज़्यादा हैरान करने वाली हैं। आप सोचिए, क्या कोई बहन
जिसे दिख रहा है कि उसके भाई को चोट लग गई है, वो उतने में ही परेशान हो जाएगी। लेकिन जो काव्या थी वो पहले अपने बॉयफ्रेंड से अपने भाई पर अटैक करवाती है, और उसके बाद जब उसका भाई जिंदा रहता है, सोचिए उसके भाई की सांसें चल रही थी, तब वो उसे कंबल चद्दर इन सब में लपेट कर फ्रिज के अंदर बंद कर देती है। ये सुनने भर से सिहरन पैदा हो जाती है, ये सुनने भर से एकदम डर का माहौल पैदा हो जाता है। किस तरीके से एक बहन ऐसा कुछ कर सकती है कि भाई लहूलुहान है, उसकी सांसें चल रही हैं लेकिन खून से लथपथ हो गया, और ऐसे में उसे तरस नहीं आया, उसने अपने भाई को पैक कर दिया, चद्दर में लपेट दिया और फिर फ्रिज में जाके रख दिया और खुद भागने की प्लानिंग करने लगी। वहीं पर लाशें रखी हैं घर में दो, एक किचन में पिता की लाश रखी है पन्नी में पैक हुई, और साथ ही साथ भाई जिसकी सांसें चल रही हैं, जो जिंदा है, उसकी इन्होंने एक तरीके से जो एक हालत बहुत बुरी है, खून से लथपथ जो बॉडी है, उसे इन्होंने फ्रिज में पैक कर दिया और साथ में वहाँ बैठकर ये लोग खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं जो इनके पिता ने बनाया था, और फिर ये सोच रहे हैं किस तरीके से भागा जाए। लेकिन अब ऐसे में भाई जिंदा कैसे रह जाता है, फिर उसकी मौत कैसे होती है, ये इस पर मैं आपको बताती हूँ कि दरअसल जब ये लोग उसके भाई पर अटैक कर रहे थे, यानी जो मुकुल है, जो काव्या का बॉयफ्रेंड है, वो जब भाई तनिष्क पर अटैक कर रहा था तो उस पर लगातार सिर पर उसने 6 वार किए। लेकिन ऐसे में जो हथियार है वो स्लिप कर जाता है और जाकर फर्श पर गिर जाता है। अब इधर क्या होता है, सर से बहुत सारा खून बह रहा होता है, लगातार खून जो है वो बहता रहता है, पर जो तनिष्क है वो जिंदा रहता है, उसकी सांसें उस वक्त चल रही होती हैं। अब ऐसे में जब उसे फ्रिज में रख दिया जाता है और जब पोस्टमार्टम के लिए लाया जाता है तो डॉक्टर्स बताते हैं कि जो उसका खून है वो जमा हुआ था, यानी कि हो ना हो उसकी कुछ सांसें बची हुई थी, वो जी सकता था। लेकिन लगातार जब उसको इलाज नहीं मिला, उसे फ्रिज में रख दिया गया, तो उसकी मौत हो गई। अब ऐसे में खून कैसे जमा रहा, तो देखिए इसमें कुछ फॉरेंसिक्स से रिलेटेड आपको एक जानकारी देती हूँ कि जब कोई शख्स जिंदा होता है, या आप खुद देखिए अगर आपको चाकू से कट लग जाता है तो जो आपका खून है, यानी जो आपका ब्लड है, वो क्लॉट करता है, वो जम जाता है, एक थक्का जम जाता है। लेकिन कोई मरा हुआ शख्स है, यानी किसी का अगर खून कर दिया गया है, उसकी सांसें नहीं चल रही हैं, अब आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं रहा है, तब जो होता है आपका जो ब्लड है वो पानी की तरह एक तरीके से बहता रहता है। अब इस केस में क्या हुआ, तनिष्क के साथ जब मुकुल और काव्या ने उसके सिर पर 6 बार अटैक किया तो लास्ट आखिरी अटैक में जो हथियार है वो स्लिप कर जाता है सिर से और जाकर फर्श पे गिर गया। इधर मुकुल माफ़ करेगा, इधर तनिष्क जो काव्या का भाई है वो जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। अब इन लोग को समझ नहीं आता, ये डर भी जाते हैं, तो ये उसे पैक करते हैं, एक चादर में लपेटते हैं, ऊपर से कंबल लगाते हैं और उसे फ्रिज में रख देते हैं। अब वो बच्चा था, उसकी ऐसी भी हालत नहीं थी क्योंकि उस पर इतने लगातार 6 अटैक हुए थे उसके सिर पे, तो उसकी ऐसी हालत भी नहीं थी वो बाहर निकल सकता, वो एक तरीके से बेसुध हो चुका था, लेकिन सांसें चल रही थी। अब ये लोग उसे पूरा कवर करते हैं और फिर फ्रिज में रख देते हैं, और इसी वजह से जो उसका खून है वो जम जाता है और फ्रिज में रखे रखे उसके शरीर में अकड़न तक आ जाती है और तब उसकी मौत हो जाती है। और जब पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी को ले जाया जाता है तो तनिष्क की, तो डॉक्टर्स बताते हैं कि ये खून का थक्का जम गया था, यानी इसकी सांसें चल रही थी। साथ ही साथ जब शरीर यहाँ पहुँचा तो पूरी तरीके से अकड़ चुका था। इसके पीछे का रीज़न डॉक्टर्स देते हैं क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था तो बहुत देर तक रखा था, तो इसलिए अकड़ गया। साथ ही साथ जो शरीर है तनिष्क का, जो उसके भाई का, वो बहुत काला पड़ गया था, उसके अंदर से ऐसा लग रहा था बहुत निचोड़ लिया गया है, पूरा काला पड़ गया था, उसके शरीर पे कोई और मार्क नहीं दिख रहे थे। इसलिए पुलिस ने सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाके सामने रख डॉक्टर ने सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाके सामने रख दी है। लेकिन डॉक्टर्स ने अपना काम कर दिया, हर एक चीज़ बता दी, पर ऐसे में पुलिस अब तक फेल है। जिस तरीके से ये दोनों पुलिस को चकमा दे रहे हैं, उम्र देखिए, एक की 20 साल है और एक नाबालिग लड़की बताई जा रही है, दोनों पुलिस को एकदम शातिर क्रिमिनल्स की तरह अब तक धोखा दे रहे हैं, फरारी चल रही है इनकी, और पुलिस अब तक इन्हें पकड़ नहीं पा रही। देखिए, जो दोनों लड़के लड़कियां हैं ये कम उम्र में है, लेकिन कम उम्र में इन्होंने जो क्राइम किया है और उसे छुपाने के लिए जो ये क्राइम कर रहे हैं, ये अपने आप में ही पुलिस भी इससे हैरान है। और यहाँ तक कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो खुद डॉक्टर का कहना था कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने ऐसा कोई केस अब तक नहीं देखा है। लेकिन जब डॉक्टर्स से उन्हें कागजात मिल जाते हैं तब पुलिस अपना जो इन्वेस्टिगेशन था कि भैया पता करेंगे ये दोनों कहाँ गए हैं, तो जब उनकी कुंडली खंगाली जा रही थी तो पता लगा कि जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि ये जो लड़का है इसे टॉलीवुड या कहें जो साउथ की जो थ्रिलिंग मूवीज़ होती हैं जिसमें मारधार और जो क्राइम से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। और कहीं ना कहीं पुलिस को शक है कि इन्हीं सब से देख देख कर उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि पुलिस से आखिर बचना कैसे है। तो वो कई सारे प्लान बनाता है, प्लान ए, प्लान बी, और उसके बाद भी ये तो अगर प्लान ए फेल हो जाता तो प्लान बी काम करता। उसके बाद अगर पुलिस उसे, अगर वो भाग जाता है तो पुलिस उसे कैसे ना पकड़ पाए, उसके पीछे जो तर्क दिया है पुलिस ने, अब आपको एक एक कर हम समझाते हैं। ये 14 मार्च या कहें 15 मार्च की तड़के सुबह 3 बजे का फुटेज जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं,
ये मुकुल सिंह है। दोनों हाथ में आप देख सकते हैं ग्लव्स है, सफ़ेद रंग का ग्लव्स या दस्ताने हैं। और ये क्या कर रहा है, ये रात के 3 बजे इधर से उधर घूम रहा है। लेकिन जब गौर करके देखा गया तो पता लगा कि पूरी रात गैस कटर, पॉलिथीन और चाकू को एक जगह लड़की के घर के पास इकट्ठा कर रहा है, झोले के अंदर रख रहा है। क्योंकि अगर ये सुबह ये सब सारे काम करता तो हो सकता है कोई उसे देख लेता, कोई उसे पूछता कि भैया तुम क्या कर रहे हो। और याद रखिए ग्लव्स इसने इसलिए पहना है ताकि कोई भी फिंगरप्रिंट वहां पर ना मिले। अब पूरी रात इसने अपना सामान इकट्ठा किया कि भैया मुझे तो सुबह उठकर कत्ल करना है, तो पहले मैं सामान इकट्ठा करके रख लूं। अब प्लान बी क्या कहता है, प्लान बी ये कहता है कि जब वो घर पहुंच जाए और कोई चारा बचे ना कि भाई सामने वाले दरवाजे से मैं बाहर जा सकूं, तो गैस कटर, स्मॉल गैस कटर, मतलब बड़ा वाला गैस कटर नहीं, ऐसा गैस कटर जो ज़्यादा आवाज़ भी ना करे और पीछे वाले जो ताले को तोड़कर वो अंदर दाखिल हो जाए चुपचाप। ये कि उसने ये भी प्लान बना रखा था, क्योंकि जिस तरीके से जो सामान अंदर मिले हैं। तो प्लान ए जो रात की सीसीटीवी फुटेज था, प्लान बी अगर वो आगे के दरवाजे से भाग नहीं सकता तो पीछे के दरवाजे से वो भागेगा। जब ये पता लगाया कि भैया ये जो चाकू हैं, पॉलिथीन हैं, दस्ताने हैं, गैस कटर, ये सब आए कहाँ से, कौन सी दुकान से खरीदा गया होगा, आसपास के दुकानों में जब पता करने की कोशिश की तो पता लगा कि कोई वैसा सबूत मिल नहीं पा रहा था। तो फिर किसी ने कहा कि क्या हो सकता है कि या ये जो सामान है ये ऑनलाइन मंगाया गया हो, कहीं ऑनलाइन के जरिए सामान मंगाकर भी ये सारी चीज़ें की गई हों। अब इसके पीछे क्या तर्क दिया गया, देखिए जो मुकुल सिंह है वो बहुत शातिर है। उसे पता है कि अगर वो कोई भी सामान अपने घर पर मंगवाएगा तो पुलिस को तो पता लग जाएगा। तो ये सारा सामान रेलवे स्टेशन पर मंगवाता था, रेलवे स्टेशन पर मंगवाता था। डिलीवरी बॉय वहाँ पे पहुँचता, कॉल करता है कि भैया मैं आपका सामान लेके आ गया हूँ। मुकुल सिंह अपने घर से निकलता, एक्टिवा स्कूटी तैयार कर कर वहाँ पर पहुँचता और वहाँ पर जाकर वो सामान इकट्ठा कर लेता। ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा था, ताकि पुलिस को कोई भी शक या पुलिस की शक की सुई इस तक ना पहुँचे। तो कुछ इस तरीके से इसने प्लान बनाया था। जब पुलिस अब क्योंकि अब ये भाग चुके हैं, उसके बाद पुलिस इन्हें पकड़ने का सोच ही रही थी, तो पुलिस का जो सबसे बड़ा मकसद होता है कि भैया लोकेशन के जरिए इनका पता लगाया जा सके। तो लोकेशन के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, आपके फ़ोन में जो अगर आप लोकेशन ऑन करते हैं उससे भी चीज़ें पता लगती हैं, आपके सिम के लोकेशन से पता लगती है, आप जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उससे भी चीज़ें पता लगती हैं। अभी जो मुकुल सिंह है करता क्या है, ये पहुंच जाता है भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हों, आसपास बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हो, पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करता है। अब पब्लिक वाईफाई का जैसे इस्तेमाल करके जैसे वो अपना इंटरनेट ऑन करता है या कोई भी चीज़ ट्रांजैक्शन करता है, तो जानकारी किसकी जाती है, उस पब्लिक वाईफाई की डोमेन की चली जाती है, ना कि उस फोन की ट्रांजैक्शन की। सिम बंद है, सिम एयरप्लेन मोड में है, लेकिन वो वाईफाई इस्तेमाल कर रहा है, पब्लिक वाईफाई। आईपी एड्रेस किसका गया, रेलवे स्टेशन का गया। आईपी एड्रेस किसका गया, बस स्टैंड का गया। तो बस स्टैंड में किसी भी इलाके में वो छुपकर बैठकर अपना ट्रांजैक्शन कर रहा है, किसकी भनक, ताकि पुलिस उस तक ना पहुंच पाए। यहां तक कि उसने पुलिस को छकाने के लिए शुरुआत में जो हम पहले हमने आपको बताया था, वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 में जाता है जबलपुर स्टेशन में, और ठीक 10 मिनट बाद प्लेटफॉर्म नंबर 4 से बाहर आ जाता है। 1 से गया, 4 से बाहर आ गया। अब जब कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसे देख के क्या लगेगा कि ये तो स्टेशन के अंदर गए हैं, तो हो सकता है ये ट्रेन पकड़कर कहीं आगे निकल गए हों। लेकिन जब बारीक से बारीक चीज जब निकाली गई तो पता लगा कि 10 मिनट बाद तो बाहर आ रहे हैं। तब पुलिस एक और एंगल छानती है कि भैया हो सकता है बस के पास गए हों। तो पता लगता है कि बस में बैठते तो हैं, लेकिन बस को आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। अब पुलिस पता लगाए तो लगाए कैसे, इसके बाद ये बिल्कुल भी डिजिटल फुटप्रिंट ये मिटा देते हैं, पुलिस इन्हें पकड़ नहीं पाती है। अब ये काम क्या करते हैं कि ये, क्योंकि पुलिस अब चाह रही थी कि किसी भी तरीके से जिस भी अगर ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो उससे भनक लग जाए। तो सबसे बड़ा सवाल पुलिस के लिए ये है कि भैया ये इनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो पता लगा कि जो लड़की है वो अपनी एटीएम कार्ड है उसके पास, पेटीएम के जरिए उसने एक खाने रेस्टोरेंट में पुणे में पेमेंट करने की कोशिश भी की थी, जहाँ पर फिर जो जबलपुर पुलिस ने अपनी कुछ टीमें पुणे भी भेजी थी पीछा करने के लिए। लेकिन ये जो मुकुल सिंह है, लोकेशन पता तो लग रही है कि भैया ये लोग यहाँ पर थे, लेकिन महज 6 से 8 घंटे रहने के बाद ये अपनी लोकेशन चेंज कर देते हैं। जब तक पुलिस वहाँ पहुँचती है ये उनसे 10 कदम आगे पहुँच जाते हैं। अब ये ऐसा करते करते पुलिस को छकाते छकाते ये अब कह रहे हैं कि विशाखापट्टनम तक ये पहुंच चुके हैं और पुलिस की टीम वहां तक पहुंच चुकी है। मैं आपको जरा से एक टाइमलाइन बता दूं कि कब कब क्या क्या हुआ था। देखिए 15 मार्च को तो लाश मिली थी, उसका फिर पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन 16 मार्च को ही, मतलब अगले 14 मार्च की रात और 15 मार्च की सुबह तड़के जो ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद ये 16 मार्च को पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश के आगरा में जाती है। उन्हें एक लीड मिलती है कि हो सकता है कि ये लोग उधर गए हों।
फिर लगभग 48 घंटे बाद फ़ोन ऑन होता है और लड़की जो अपनी माँ का फ़ोन लेकर भागी हुई थी उसका फ़ोन ऑन होता है और वो उसमें से पता लगता है कि उसने एटीएम से 10,000 रुपये निकाले हैं। अब ये ट्रेन के जरिए कटनी से पुणे पहुंच जाते हैं, बिल्कुल लोकेशन मिल रही है, पता लग रहा है कि इन्होंने एटीएम से पैसे निकाले और पुणे की ओर जा रहे हैं। आखिरी लोकेशन 18 मार्च को इन्हें मिलता है पुणे के लोकेशन में। कैसे पता लगता है? जिस रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं उस रेस्टोरेंट में, क्योंकि कैश तो था नहीं तो ये ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उस रेस्टोरेंट तक भी पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। देखिए किस तरीके से हर चीज़ पता लग रही है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रहे हैं, लेकिन जब तक पुलिस पहुंच रही है ये लोग वहाँ से गायब हो जा रहे हैं। फिर 19 मार्च को तलाशी के लिए कई सारी टीमें बनाई जाती हैं और एक टीम को विशाखापट्टनम भेजा जाता है, जहां पर इन्हें शक है कि शायद ये लोग जाकर छुपे हो सकते हैं, कि एक रूट के लोकेशन में उनकी कुछ तस्वीरें नजर आई हैं। अब लगभग 3 राज्यों में पुलिस एक्टिव है, जबलपुर की, एमपी पुलिस की, कहाँ उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और सीधा विशाखापट्टनम में नीचे जाकर जो पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो महज 20 साल का एक लड़का जिसके साथ उसकी जो गर्लफ्रेंड है 16 साल की, जिसने अपने परिवार को मार डाला है सिर्फ अपने प्यार के लिए, और वो खुद, ये दोनों लड़के लड़कियां मिलकर 3 राज्यों में पुलिस को छका रहे हैं। पुलिस जब तक उन तक पहुंचती है तो ये गायब हो जाते हैं। बिल्कुल किसी प्रोफेशनल किलर या क्रिमिनल की तरह ये काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ ये दोनों नहीं आए हैं। तो कई दर्शक जो हमारे वो कह रहे थे कि आप जबलपुर वाले केस में अपडेट बताइए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अपडेट अब तक हमारे पास यही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो उनके चंगुल में फंसने वाले हैं, जल्द ही वो लोग उन तक पहुंच जाएंगे और जैसी कोई नई अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।